अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर सलीम हेयर अगेन। आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स 2 का। सबसे पहले मैं समराइज़ करता हूँ जो लास्ट लेक्चर में हमने किया। कवर्ड रिमेनिंग ऑफ सेक्शन 10.2 एंड 10.3। फर्स्ट लेक्चर में हमने 10.2 का कुछ पार्ट कर लिया था, तो लास्ट लेक्चर में हमने जो बाकी उसका रह गया था 10.2 में वो हमने कवर किया, और फिर उसके बाद सेक्शन 10.3 कवर किया। इसमें क्या क्या टॉपिक्स थे? अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन था, ये 10.2 के टॉपिक्स हैं। नो फिजिबल सोल्यूशन और फिर अनबाउंडेड सोल्यूशन, ये दोनों भी हमने सिनारियोज पढ़े थे, इसकी मैंने एग्जाम्पल्स भी आपको दी थी। उसके बाद सेक्शन 10.3 में एप्लीकेशंस थी लीनियर प्रोग्रामिंग की, और उसमें हमने दो बड़े एक्सटेंसिव किस्म के मॉडल देखे थे, डाइट मिक्स मॉडल और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में हाईवे मेंटेनेंस का हमने मॉडल स्टडी किया था। ये दो एग्जांपल्स बहुत डिटेल में मैंने पढ़ी थी, होपफुली आपको समझ आ गई होंगी। उसके अलावा दो और एग्जांपल्स गिवन थी सेक्शन 10.3 में, और मैंने रिकमेंड किया था आपको कि वो आप खुद से करें, जो कि डिफ़िकल्ट नहीं है और डिफरेंट नहीं है जो हमने मॉडल्स किए हैं। उसको करने से आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में जो मेन टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11। सेक्शन 11.1 में सिंप्लेक्स प्रिलिमिनरीज हैं। चैप्टर 11 बेसिकली जो है उसमें सिंप्लेक्स मेथड ही है और कंप्यूटर सोल्यूशन मेथड्स हैं। उसके बाद हम ओवरव्यू लेंगे सिंप्लेक्स मेथड का, एंड देन वी विल स्टडी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल होनी चाहिए सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करने के लिए। उसके बाद बेसिक फीजिबल सॉल्यूशंस पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं, डेफिनेशन ऑफ फीजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन, इन तीनों की भी डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 11, द सिंप्लेक्स एंड कंप्यूटर सॉल्यूशंस मेथड। ठीक है, 2-3 लेक्चर जो हमारे नेक्स्ट हैं, तो आज का लेक्चर और नेक्स्ट 2 लेक्चर्स, उसमें हम सिंप्लेक्स मेथड बड़ा एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे, और ये बहुत अच्छा वेल नोन मेथड है लीनियर प्रोग्रामिंग को हल करने के लिए। अभी भी हम लीनियर प्रोग्रामिंग ही पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 में। ठीक है, तो जो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें सबसे पहला ये है कि टू प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड ऑफ सॉल्विंग एलपी प्रॉब्लम्स। तो वही एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए एक सिंप्लेक्स मेथड है जो वेल नोन मेथड है, तो इसकी हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे। फिर इलस्ट्रेट द वेज इन विच स्पेशल एलपी फिनोमिना एविडेंस देमसेल्व्स व्हेन यूजिंग द सिंप्लेक्स मेथड। तो इसमें एक स्पेशल फिनोमिना है जो नेक्स्ट सेक्शंस में आएगा, उसको भी हम स्टडी करेंगे। डिस्कस कंप्यूटर सोल्यूशन मेथड्स for LP problems with particular emphasis on the interpretation of computer results। कि अगर हम कंप्यूटर सोल्यूशन मेथड पढ़ते हैं तो उसमें जो कंप्यूटर रिजल्ट्स आएंगे उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो मेन टॉपिक्स इस चैप्टर में हैं वो क्या हैं? सिंप्लेक्स प्रिलिमिनरीज, सिंप्लेक्स मेथड, स्पेशल फिनोमिना, कंप्यूटर सोल्यूशन मेथड एंड द ड्यूअल प्रॉब्लम। तो ये 5 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। आज हम सिंप्लेक्स प्रिलिमिनरीज को ही डिस्कस करेंगे, जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बताया जो आज के टॉपिक है। ये मेन टॉपिक्स हैं चैप्टर के। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद सिंप्लेक्स प्रिलिमिनरीज के क्या कुछ रिक्वायरमेंट है, क्या सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, ग्राफिकल सॉल्यूशंस पढ़े, तो आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमने पढ़ जो लिया एलपी प्रॉब्लम सॉल्व जो कर लेते हैं तो फिर सिंप्लेक्स मेथड क्यों? ठीक है, तो उसका जवाब ये है कि ग्राफिकल सॉल्यूशंस मेथड्स आर एप्लीकेबल टू एलपी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर जो हमने 10th चैप्टर में प्रॉब्लम्स किए, उसमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे, x1 और x2, जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम 3 वेरिएबल्स में चले जाएं तो उसकी ज्योमेट्री बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आपको पता है 3 डायमेंशंस में जब जाते हैं, 3 डायमेंशन में ग्राफ ड्रा करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं प्रॉब्लम। इट्स डूएबल, लेकिन फिर भी हमारे जो लेवल है इस वक्त, आपका जो बिजनेस मैथ का जो लेवल है उससे ये काफ़ी आगे है, तो इसलिए 3 डायमेंशन में ज्योमेट्री को कैटर करना कोई आसान काम नहीं है। तो बियॉन्ड 3 वेरिएबल देयर इज नो ज्योमेट्रिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर हमारे पास 4 वेरिएबल हो जाए फिर तो कोई ज्योमेट्री है ही नहीं, तो फिर ग्राफिकल सोल्यूशन कैसे हमारी हेल्प करेंगे? ठीक है, इसलिए हमें कोई नॉन ग्राफिकल सोल्यूशन की जरूरत है। ठीक है, सो वी नीड सम नॉन ग्राफिकल मेथड। द मोस्ट पॉपुलर नॉन ग्राफिकल प्रोसीजर और मेथड इज कॉल्ड द सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, दिस इज एन अलजेब्राइक प्रोसीजर for solving system of equations where an objective function needs to be optimized।
अब देखें, आपने पिछले बिजनेस मैथमेटिक्स 1 में आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व की होंगी। 2, 3, 4, 5 जितने भी इक्वेशंस, जितने भी अननोन वेरिएबल्स हैं उनके लिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो डिफरेंट मेथड्स हैं, इसमें मैट्रिक्स भी होते हैं, मैट्रिक्स हम यूज़ कर लेते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, गॉसियन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड जो है, इस तरह की चीज़ें, तो ये सारी भी इसमें यूज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये अलजेब्राइक प्रोसीजर है। सिंपलेक्स मेथड कुछ भी नहीं करता, सिर्फ इक्वेशंस को सॉल्व करता रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक जो मेन ऑब्जेक्टिव अभी भी यही है कि हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, ठीक है। इट इज एन आइट्रेटिव प्रोसेस विच आइडेंटिफाइज अ फीजिबल स्टार्टिंग सोल्यूशन। अब देखें, आइट्रेटिव प्रोसेस का क्या मतलब है कि पहले कोई इनिशियल सोल्यूशन हम देखते हैं कि है कोई फीजिबल सोल्यूशन, फिर ये प्रोसेस चलता है और फिर हम देखते हैं कि क्या इसमें कोई इंप्रूवमेंट बाकी है कि नहीं। अगर इंप्रूवमेंट है तो हम इंप्रूव करते हैं सोल्यूशन को और फिर दोबारा से रन करते हैं। तो इसमें आइट्रेटिव का यही है कि इनिशियल सोल्यूशन दिया, कोई प्रोसीजर चला, आगे से हमारे पास कोई आउटपुट आई, आउटपुट अगर पहले से बेहतर है तो हम उसी आउटपुट को इनपुट बना के दोबारा से प्रोसेस चलाते हैं, तो आइट्रेट करते हैं हम, ठीक है। तो ये चीजें आइट्रेटिव मेथड कहलाती हैं। फिर द प्रोसीजर देन सर्चेस टू सी वेदर देयर एग्जिस्ट अ बेटर सोल्यूशन। अब बेटर सोल्यूशन का क्या मतलब हुआ? बेटर इज मेजर्ड बाय वेदर द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन बी इम्प्रूव। यही है ना कि हमने इनिशियल गैस लिया था, उससे हमें कोई वैल्यू मिली ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंप्रूव हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर तो हो सकता है तो इसका मतलब है बेटर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो हम बेटर सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। फिर इफ बेटर सोल्यूशन इज सिग्नल, अगर हमें बेटर सोल्यूशन मिलता है, द सर्च रिज्यूम्स, कि हम दोबारा से सर्च करते हैं कि क्या उससे भी बेटर सोल्यूशन मौजूद है कि नहीं। तो द जनरेशन ऑफ ईच सक्सेसिव सोल्यूशन रिक्वायर्स सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कि सिंपलेक्स मेथड ने तो लीनियर इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब भी आपको एक नया सोल्यूशन मिलेगा, हम दोबारा रिज्यूम करेंगे इस प्रोसीजर को और फिर देखेंगे कि नया जो सोल्यूशन आ रहा है क्या वो बेटर है कि नहीं। और हर दफा नया जब सोल्यूशन हम ढूंढेंगे उसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सक्सेसिव सॉल्यूशंस हमें मिलते जाएंगे। द सर्च कंटिन्यूज अंटिल नो फर्दर इंप्रूवमेंट इज पॉसिबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो अगर हर दफा एक प्रोसेस चलाने से इंप्रूवमेंट नजर आ जाती है तो हम दोबारा चलाएंगे प्रोसेस, चलाते जाएंगे अनलेस कि आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिली। और इसका मतलब है जो पहले इनपुट था वही आउटपुट आ गया, तो इसका मतलब है यही हमारा सोल्यूशन है। अब मजीद हमें इंप्रूवमेंट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंप्रूवमेंट एनीमोर, ठीक है। तो इसमें ये 4-5 पॉइंट्स थे, ठीक है। एक तो अलजेब्राइक प्रोसीजर है सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस को, आइट्रेटिव प्रोसेस है, बार बार आइट्रेट करता है, एक इनिशियल गैस लेके सोल्यूशन को बेटर करते हैं, फिर उस बेटर सोल्यूशन को दोबारा हम इनिशियल लेके मजीद बेटर करते हैं, चलते जाते हैं अनलेस के हमें कोई इंप्रूवमेंट और ना मिल रही हो। तो सारी की सारी इंप्रूवमेंट्स जो थी वो आ गई ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, लिहाजा हम वहां पे स्टॉप कर देंगे। इसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या है सिंपलेक्स मेथड की, कि कब सिंपलेक्स मेथड को अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। अब ये भी तो है ना, हो सकता है इसकी कोई रिजर्वेशंस हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस हो। नॉट ऑल एलपी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व विद सिंपलेक्स मेथड और मे नॉट बी सॉल्व बाय सिंपलेक्स मेथड। तो सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट है, ये याद रखिएगा, ये 1, 2, 3 इसके नाम दिए हुए हैं और आगे बार बार हम कह रहे होंगे रिक्वायरमेंट 1, रिक्वायरमेंट 2, रिक्वायरमेंट 3। तो उसका मतलब यही 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। इनको आगे पीछे नहीं करना। रिक्वायरमेंट 1 क्या है? ऑल कंस्ट्रेंट्स मस्ट बी स्टेटेड एज इक्वेशंस। अब आप देखें जो एलपी प्रॉब्लम्स हमने की है पिछले चैप्टर में भी, उसमें हमने कभी भी नहीं देखे कि कंस्ट्रेंट्स इक्वेशंस में हो, इनइक्वालिटीज में होते थे कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो अब ये तो सिंपलेक्स मेथड की रिक्वायरमेंट ये है कि कंस्ट्रेंट्स मस्ट बी स्टेटेड एज इक्वेशन। क्यों? अभी मैंने पीछे स्लाइड्स में बताया कि सिंपलेक्स मेथड क्या करता है, ये एक अलजेब्राइक मेथड है जो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करता है। तो अगर आपके पास कंस्ट्रेंट्स इक्वेशंस नहीं है तो फिर ये सॉल्व किसको करेगा? इनइक्वालिटीज को ये सॉल्व नहीं करता। इसीलिए इसकी रिक्वायरमेंट है कि मस्ट बी स्टेटेड एज इक्वेशंस। तो हमें तो इनइक्वालिटीज में मिले होंगे कंस्ट्रेंट्स, लेकिन हम उनको रीस्टेट करेंगे एज इक्वेशंस। सेकेंड रिक्वायरमेंट है द राइट साइड ऑफ द कॉन्स्ट्रेंट कैन नॉट बी नेगेटिव। अब जो राइट साइड है कॉन्स्ट्रेंट का वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है? ऑल वेरिएबल्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स। अब ये तो हमने काफी दफा देखा, बल्कि सारी ही एग्जाम्पल में देखा कि जो वेरिएबल्स थे हमारे एलपी प्रॉब्लम में वो नॉन नेगेटिव थे। तो ये तो फुलफिल होती नजर आती है हमें इक्वेशन, ठीक है। तो ये 3 रिक्वायरमेंट हैं। पहली रिक्वायरमेंट कि कॉन्स्ट्रेंट्स इक्वेशंस में रिप्रेजेंट किए गए हों। सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि राइट हैंड साइड नॉन नेगेटिव हो। और थर्ड रिक्वायरमेंट ये है कि वेरिएबल्स इटसेल्फ भी नॉन नेगेटिव हो, ठीक है। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं सिंपलेक्स मेथड की जो आपने याद रखी। अब देखिए यही जो बात मैंने की कि मोस्ट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कंटेन कंस्ट्रेंट्स व्हिच आर इनइक्वालिटीज।
तो इसका मतलब है कि बिफोर वी सॉल्व बाय द सिंपलेक्स मेथड, बिफोर वी अप्लाई द सिंपलेक्स मेथड, दीज इनइक्वालिटीज मस्ट बी रीस्टेटेड एज इक्वेशंस। तो ये एक बहुत ही नेसेसिटी, आपकी एक नेसेसिटी है इस सिंपलेक्स मेथड में कि कोई भी अगर इनइक्वालिटी आपको गिवन है तो उसको इक्वालिटी में लिखिए। अब ये नहीं है कि आप इनइक्वालिटी को काट के इक्वल लिख दें, ऐसा नहीं है। इसका एक प्रोसीजर है जो नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगा। द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनइक्वालिटीज टू इक्वेशंस वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट। तो जिस तरह का कॉन्स्ट्रेंट की नेचर होगी उसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आप करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसीजर है, 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, हम तीनों के लिए अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थर्ड बुलेट जो है इसको गौर से पढ़ें। द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनइक्वालिटीज टू इक्वेशंस वेरीज, कि आपने ट्रांसफॉर्म कैसे करना है इनइक्वालिटी को इक्वेशंस में, तो ये वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्स्ट्रेंट्स। तो फर्स्ट जो है वो लेस देन इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट्स के लिए है। पहली जो हेडिंग है देखें, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर फॉर लेस देन इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट्स, कि आपके पास लेस देन जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उसको आपने कैसे टैकल करना है। तो ये बॉक्स में ये प्रोसीजर लिखा हुआ है, देखें जो बॉक्स मैंने बनाया। फॉर ईच लेस देन और इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट a non-negative variable called a slack variable is added to the left side of the constraint। तो जब भी आपके पास less than equal to constraint हो, आप left side पे एक slack variable add कर दें, ठीक है, अपनी तरफ से। This variable serves the function of balancing the two sides of the equation। हमने equation बनानी थी ना, तो equation ऐसे तो नहीं बना सकते। तो जब less than equal to constraint है, इसका मतलब है कि left side छोटी है, right side बड़ी है, तो left side में कोई positive चीज add कर दें ताकि दोनों equal हो जाए। अब हमें तो नहीं पता कि कितना difference है दोनों में, कितनी चीज ऐड करें, तो इसलिए हम वेरिएबल ऐड कर देते हैं, S1 कह देते हैं स्लैक वेरिएबल को, कि जी देख लेंगे ये फिर जितनी भी इनमें डिफरेंस है हम उतनी इसको क्वांटिटी दे देंगे, ठीक है। तो स्लैक वेरिएबल लेफ्ट साइड पे ऐड करते हैं ताकि लेफ्ट साइड जो बड़ी हो जाए और इक्वल हो जाए राइट साइड पे, क्योंकि ये लेस देन कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। नोट दैट द स्लैक वेरिएबल्स बिकम एडिशनल वेरिएबल्स इन द प्रॉब्लम एंड मस्ट बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर वेरिएबल्स, ठीक है, कि जैसे पहले x1 x2 x3 आपके पास वेरिएबल थे, अब जो स्लैक वेरिएबल आपने ऐड किए हैं ये भी उन्हीं की तरह सर्व करेंगे जैसे x1 x2 x3 थे। तो ये एक नया वेरिएबल इंक्लूड कर लिया आपने ऑटोमेटिकली, और इसकी भी टेक केयर करनी है आपने। दैट मींस दे आर आल्सो सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट 3। अब रिक्वायरमेंट 3 क्या थी कि वेरिएबल्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव। तो अब ये जो स्लैक वेरिएबल है ये भी नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो स्लैक वेरिएबल्स आल्सो कैन नॉट अज्यूम नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। तो ये आपकी लेस देन कॉन्स्ट्रेंट के लिए। अब एक एग्जांपल देखते हैं, देखें, कंसीडर द टू कॉन्स्ट्रेंट्स 2x1 प्लस 3x2 लेस देन 50, 4x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 60। तो देखिए ये दोनों लेस देन इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। तो इनमें क्या करना है, हमने लेफ्ट साइड में स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे। अब x1 x2 जो है ये नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय प्रोडक्ट्स A एंड B, के प्रोडक्ट A और B रिस्पेक्टिवली इनके ये नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, कि x1 आपने प्रोडक्ट A के यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, x2 प्रोडक्ट B के यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। अस्यूम दैट द टू कंस्ट्रेंट्स रिप्रेजेंट द लिमिटेड लेबर अवेलेबिलिटी इन टू डिपार्टमेंट्स। लेट्स से कि पहला कंस्ट्रेंट है ना, ये पहले डिपार्टमेंट की लेबर जो है अवेलेबिलिटी है कि जी 50 आवर से ज्यादा लेबर नहीं होनी चाहिए, यही मतलब है ना। सेकंड कंस्ट्रेंट में 60 है कि ज्यादा से ज्यादा लेबर आवर्स जो है वो 60 तक जाए, इससे ऊपर ना जाए। तो ये जो 2x1 है ये लेबर आवर्स हैं प्रोडक्ट A के लिए, 3x2 प्रोडक्ट B के लिए लेबर आवर्स हैं, ऐड किया तो लेबर आवर्स ऐड हो गए। ये अब 50 से कम रहने चाहिए, ठीक है। हो सकता है ये आपके 40 लेबर आवर बने, ठीक है। तो ये इसीलिए लेस है कि 50 के इक्वल नहीं है। अगर पूरे के पूरे 50 बन जाएंगे तो इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूं कि पहले तो स्लैक वेरिएबल्स आपने ऐड कैसे करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, मैं आपको लिख के बताता हूं कि इसका सोल्यूशन अगर आप देखें तो जो ट्रांसफॉर्म्ड सेट है, द ट्रांसफॉर्म्ड सेट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दीज कांस्टेंट्स टू ऐड स्लैक वेरिएबल्स। तो अगर हम ऐड करें, ऐड slack variables, तो क्या आएगा देखें, 2x1 प्लस 3x2 तो हमारे पास इक्वेशन थी ना, और हमने कहा जी क्या क्योंकि ये लेस देन कंस्ट्रेंट है तो इसमें एक स्लैक वेरिएबल s1 ऐड कर दें और इक्वल लिख दें इसको 50 के, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि S1 एग्जैक्टली ऐसी वैल्यू लेगा जो इन दोनों को इक्वल कर देगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो 4x1 प्लस 2x2 था, तो उसमें हम एक और स्लैक वेरिएबल ऐड कर देंगे, 4x1 प्लस 2x2 प्लस S2,
इक्वल टू 60। ठीक है, तो ये देखिए हमने रीस्टेट कर दिया अपनी कॉन्स्ट्रेंट्स को, जो लेस देन इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट्स थे, इनइक्वालिटीज थी, उनको हमने इक्वेशन बना दिया। S1 S2 जो हैं ये अब पॉजिटिव वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये भी रिक्वायरमेंट 3 को फॉलो करेंगे कि नॉन नेगेटिव होने चाहिए। और ये S1 S2 हमने क्यों लिया, ये फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट में मैंने S1 कह दिया, सेकेंड कॉन्स्ट्रेंट में S2। ठीक है, तो ये जो सबस्क्रिप्ट है ना S1 S2 का, इस तरह ये फर्स्ट में S1 लिखें, सेकेंड में S2 लिखें। ठीक है, तो ये आगे अब देखें ये क्या है, क्या ये पहले का, तो ये डिपार्टमेंट 1 कह दें इसको कि ये डिपार्टमेंट 1 में लेबर आवर्स थे, ये डिपार्टमेंट 2 में लेबर आवर्स थे। ठीक है, अब ये S1 S2 का मतलब भी है कि नहीं, इनकी कुछ मीनिंग्स भी हैं कि नहीं। ठीक है, अच्छा ये आपका यहाँ पे हम थे, इनका मतलब क्या है। अब देखें इनका मीनिंग क्या है, क्या ये मीनिंग भी रखते हैं या बस वैसे ही हमने ऐड कर दिए। ठीक है, मीनिंग्स, क्या मीनिंग्स है इसके। ठीक है, स्लैक वेरिएबल्स के। अब देखिए लेट्स सपोज कि हमने कहा जी कि X1 जो है ना वो 5 ले लेते हैं हम। लेट्स से हमने डिपार्टमेंट प्रोडक्ट ए को प्रोड्यूस करने के लिए 5 आवर्स रिजर्व किए, 5 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ए के, और बी प्रोडक्ट के हमने डिसाइड किया कि लेट्स से 10 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम ये यूनिट प्रोड्यूस करें तो देखें डिपार्टमेंट 1 जो है वो X1 5 यूनिट्स लेने के लिए 2 टाइम्स X1 यानी कि 10 लेगा आवर्स, 2 टाइम्स 5। प्रोडक्ट बी के लिए 3 टाइम्स 10। ठीक है, और प्लस S1 आएगा विच इज 50, और जो 4 टाइम्स डिपार्टमेंट 2 जो सा ये 20 आवर्स लेगा पहली प्रोडक्ट के लिए, और बी प्रोडक्ट के लिए ये 20 आवर्स लेगा, और फिर हम S2 लिखेंगे इक्वल टू 60। अब अगर आप इनको सॉल्व करें, ठीक है, इसे अगर आप सॉल्व करें तो S1 क्या आता है, ये देखें ये था 10 प्लस 30 40, सो ये 50 माइनस 40 10 आ गया, और जो S2 है आपका ये आया 20 प्लस 20 40, तो S2 20 आ गया। ठीक है, अब देखें ये दो वैल्यूज आ गई हैं S1 और S2 की। जब हमने कहा कि हमने 5 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं फर्स्ट प्रोडक्ट के और 10 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं सेकंड प्रोडक्ट के। ठीक है, तो बेसिकली जो डिपार्टमेंट 1 है उसकी कैपेसिटी थी 50 आवर्स की, 50 घंटे की कैपेसिटी थी उसके पास, लेकिन हमने उससे सिर्फ 40 घंटों का काम करवाया। ठीक है, क्योंकि हमने 5 यूनिट प्रोड्यूस किए ना प्रोडक्ट 1 के, तो उसके 10 आवर्स लगे। ये देखें ये यहाँ पे ये जो है ना, ये जो 10 आवर्स हैं ये, ठीक है, ये प्रोडक्ट ए को बनाने में इसके टाइम लगा, और 30 आवर्स लगे उसके प्रोडक्ट बी में डिपार्टमेंट 1 के, तो ये 40 आवर्स सिर्फ यूटिलाइज किए हमने, तो 10 आवर्स लेफ्ट ओवर हैं बेसिकली। तो S1 और S2 बेसिकली लेफ्ट ओवर्स हैं, कि जो स्लैक वेरिएबल्स है ये लेफ्ट ओवर है, कि आपने डिपार्टमेंट 1 से पूरा काम नहीं लिया, ना ही डिपार्टमेंट 2 से आपने पूरा काम लिया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप दोनों से पूरा काम लें, हमने तो अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखना है, जहां पे भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्टिमाइज हो जाएगा हमारा काम हो जाएगा, बेशक लेफ्ट ओवर्स रह जाए। ठीक है, तो S1 S2 जरूरी नहीं है कि 0 ही हो, इनकी वैल्यूज आ सकते हैं, तो ये लेफ्ट ओवर्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लेफ्ट ओवर्स हैं, लेफ्ट ओवर्स हैं। ये लेबर आवर्स जो थी, जो कैपेसिटीज थी उससे कम काम आपने लिया, तो ये लेफ्ट ओवर्स हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये इनका मीनिंग होता है, जरूरी नहीं है कि ये मीनिंगलेस चीजें हों। ठीक है, तो दीज वर द लेफ्ट ओवर्स। ठीक है, तो ये आप देखें, इसका मतलब है कि आपने जो 5 यूनिट्स प्रोड्यूस किए प्रोडक्ट ए के और 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए प्रोडक्ट बी के, सो दैट विल रिजल्ट इन 10 आवर्स बीइंग लेफ्ट ओवर इन डिपार्टमेंट 1 एंड 20 आवर्स लेफ्ट ओवर्स इन डिपार्टमेंट 2। ठीक है, तो ये यानी आपने 30 घंटे आपने और भी यूटिलाइज कर सकते थे जो आपने नहीं किए। ठीक है, अब देखिए ये तो लेस देन इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट्स के लिए हो गया। अब जो ग्रेटर देन इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनको हम उनको कैसे ट्रीट करें। अब देखिए लेस देन जब था, ये जिस तरह यहाँ पे लेस देन देखें, तो लेस देन इक्वालिटीज में, इनइक्वालिटीज में लेफ्ट साइड छोटी है, तो हमने कुछ ऐड किया। तो अब ग्रेटर देन कॉन्स्ट्रेंट में लेफ्ट साइड बड़ी होगी, ऐसा ही है ना, ग्रेटर देन कॉन्स्टेंट में लेफ्ट साइड बड़ी है, तो उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट नहीं करते हम, यहाँ पे दो काम करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो काम होंगे। फॉर ईच ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉन्स्टेंट अ नॉन नेगेटिव वेरिएबल ई
अब हमने स्लैक वेरिएबल को एस कहा था, यहाँ पे नॉन नेगेटिव वेरिएबल ई कह दिया हमने, ठीक है। इसको सरप्लस वेरिएबल कहते हैं। अब नाम इसका भी एस से शुरू हो रहा है, सरप्लस, लेकिन इसको हम एस नहीं कह सकते, एस हमने रिजर्व कर दिया है स्लैक वेरिएबल्स के लिए। सरप्लस वेरिएबल्स को ई कह दें आप, E1 E2 E3, ठीक है। इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट, तो क्योंकि लेफ्ट साइड बड़ी थी तो हमने सब्ट्रैक्ट किया ताकि दोनों बैलेंस हो जाएं। लेकिन इसमें एक और एडिशन है, अ नॉन नेगेटिव वेरिएबल ए, ये कॉल्ड एन आर्टिफिशियल वेरिएबल, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल कहलाता है, इसको हम ऐड करते हैं लेफ्ट साइड पे। तो एट द सेम टाइम सरप्लस वेरिएबल माइनस हो रहा है और ऐड करें हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को। अब देखें ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है, दिस हैज नो रियल मीनिंग इन द प्रॉब्लम, इट ओनली फंक्शन इज टू प्रोवाइड अ कन्वीनियंट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द सिंप्लेक्स मेथड। यानी हमने जो स्टार्टिंग, आपको मैंने पहले भी बताया कि सिंप्लेक्स मेथड इनिशियल गेस से शुरू होता है कि आप इनिशियल सोल्यूशन एक लेते हैं, उससे आप उसको बेटर और बेटर करते जाते हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है ना, ये आपको एक कन्वीनियंट स्टार्टिंग पॉइंट दे देगा। हम देखेंगे एग्जांपल्स में कि ऐसा कैसे होता है, ठीक है। तो अभी इसका कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो सरप्लस इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लेफ्ट साइड ज्यादा बड़ी होगी। जैसे हम प्रीवियस एग्जाम्पल है, फर्ज करें कि कैपेसिटी आपकी 50 घंटे की थी, यहाँ पे हमने 60 घंटे यूज किए, तो ये सरप्लस में चलेंगे ना हम, तो कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होना चाहिए ताकि ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स अगर गिवन हो, अब देखिए इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स तो ऑलरेडी इक्वल है, तो फिर इसको हिलाने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हमने ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट में पहले सब्ट्रैक्ट किया सरप्लस वेरिएबल और फिर ऐड कर दी आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो इक्वल टू कंस्ट्रेंट में हम सिर्फ ऐड कर देंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल जिसकी कोई रियल मीनिंग नहीं है। फॉर ईच इक्वल टू कंस्ट्रेंट एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल इज एडेड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं जहां पे सारे कंस्ट्रेंट हैं। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है जिसमें लेस देन कंस्ट्रेंट्स भी हैं, ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट्स भी हैं, इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स भी हैं, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट भी है। तो तीनों टाइप के कंस्ट्रेंट मौजूद हैं, तीनों को इकट्ठा टैकल करते हैं कि कैसा हो। तो एग्जांपल देखिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट सेट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड बाय द सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। तो सिंप्लेक्स मेथड की रिक्वायरमेंट क्या है कि ये सारे के सारे इक्वल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए जो पहला है उसको हम क्या करेंगे, देखें ये जो है ये लेस देन कंस्ट्रेंट है, तो ऐड करेंगे हम S1, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम E2 और फिर ऐड करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल 2। ये मैंने E2 और A2 क्यों कहा है, हालांकि E1 तो है ही नहीं कहीं पे भी, तो E2 क्यों कहा है, ये सेकंड कंस्ट्रेंट के लिए बेसिकली। ये सब स्क्रिप्ट याद रखिएगा, पहले फर्स्ट कंस्ट्रेंट के लिए मैंने S1 लिखा है, सेकंड कंस्ट्रेंट में जो भी वेरिएबल आएगा वो 2 के साथ आएगा, फिर थर्ड कंस्ट्रेंट में 3 के साथ। अब थर्ड कंस्ट्रेंट है इक्वल वाला, इक्वल में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, सिर्फ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया जाता है A3, ठीक है। और ये तो सिर्फ नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स हैं, इनको नहीं छेड़ना हमने, इनमें ये सारे वेरिएबल्स ऐड हो जाएंगे आखिर में जाके, ठीक है। तो अब पहली जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, देखिए ये जो पहली इक्वेशन है ये बनेगी x1 प्लस x2 प्लस s3 प्लस s1 इक्वल टू 100, ठीक है। सेकंड जो है वो 2x1 प्लस 3x2 माइनस E2 प्लस A3 इक्वल टू 40 बन जाएगा। थर्ड जो है वो आएगा x1 माइनस x2 प्लस A3 इक्वल टू 25, और फोर्थ में क्या आएगा x1 x2 s1 E2 A2 A3, ये सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए। यही रिक्वायरमेंट 3 थी ना। रिक्वायरमेंट 3 सिंप्लेक्स मेथड की ये है कि जो पहले डिसीजन वेरिएबल्स मौजूद थे और जो आपने खुद ऐड किए, ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए, तो ये आखिरी रिक्वायरमेंट बनेगी। तो ये आपने देखें, द ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट सेट इज दिस। ये देखें, पहले में x1 प्लस x2 मौजूद था, हमने s1 ऐड किया और ग्रेटर देन 100 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 2x1 प्लस 3x2 किया हमने, और इसके लिए ये इक्वल होने चाहिए सारे के सारे, क्योंकि जब हमने इन इक्वालिटीज को तो छोड़ दिया ना, तो ये याद रखें कि ये इक्वल है सारे के सारे। द ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट सेट इज x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल टू 100। सेकंड में क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट था, तो एक सरप्लस वेरिएबल माइनस किया और प्लस किया आर्टिफिशियल वेरिएबल। 2x1 प्लस 3x2 माइनस E2 प्लस A2 इक्वल टू 40।
x1 माइनस x2 प्लस a3 इक्वल टू 25। और आप थर्ड लास्ट में देखें यहाँ पे कि सबको x1 x2 तो ऑलरेडी मौजूद थे, अब s1 e2 a2 a3 ये हमने खुद ऐड किए हैं सारे के सारे, तो ये भी नॉन नेगेटिव होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये नीचे स्पेस क्यों छोड़ देते हैं इक्वेशंस में। असल में देखें, ये x1 के नीचे x1 है तीनों में, x2 के नीचे x2 है तीनों में, s1 के नीचे s1 ही होना चाहिए, लेकिन दूसरे और तीसरे कांस्टेंट में तो s1 है ही नहीं, इसलिए हमने जगह छोड़ दी। इसी तरह e2 के ऊपर और नीचे e2 होना चाहिए, जबकि दूसरी इक्वेशंस में e2 नहीं है, इसलिए ऊपर नीचे स्पेस खाली है। इसी तरह a2 के भी ऊपर नीचे खाली है और a3 के ऊपर खाली है। तो ये s1 के नीचे सारे s1 लेकिन है ही नहीं थे, तो हमने खाली छोड़ दी। ठीक है, इसलिए ये आप स्पेसिंग देख रहे हैं इसमें। नोट दैट ईच सप्लीमेंटल वेरिएबल स्लैक सरप्लस आर्टिफिशियल इज असाइंड अ सबस्क्रिप्ट व्हिच करस्पॉन्ड टू द कांस्टेंट नंबर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पहले कांस्टेंट में हमने s1 कह दिया, दूसरे में दोनों को e2 a2 कहा और तीसरे में a3 कहा। तो जो जिस कांस्टेंट में आप वेरिएबल ऐड करें ना सबस्क्रिप्ट, उसका स्ट्रेट का आपने रखना है। ठीक है, ऑल्सो द नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन रिक्वायरमेंट 3 अप्लाइज टू ऑल सप्लीमेंटल वेरिएबल। जो डिसीजन वेरिएबल थे वो तो थे ही थे, प्लस सप्लीमेंटल वेरिएबल्स पे भी हमने वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि रिक्वायरमेंट 2 क्या है सिंप्लेक्स मेथड की। रिक्वायरमेंट 2 ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड, वो जो हमने पढ़ी है उसको कैसे, ये तो सारी चीजें थी रिक्वायरमेंट 1 के लिए। देखिए ये रिक्वायरमेंट की तरफ मैं वापस जा रहा हूँ। रिक्वायरमेंट 1 क्या थी? ऑल कंस्ट्रेंट मस्ट बी स्टेटेड एट इक्वेशन। तो हमने 3 टाइप्स के, ये लेस देन कंस्ट्रेंट, फिर ये ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट और फिर ये इक्वल कंस्ट्रेंट, इन तीनों के लिए हमने कहा कि इन तीनों को कैसे हम रिक्वायरमेंट 1 फुलफिल करें। अब रिक्वायरमेंट 2 की तरफ चलते हैं। रिक्वायरमेंट 2 कहती है द राइट साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट कैन नॉट बी नेगेटिव। अब देखें रिक्वायरमेंट 2 यहाँ पे, द राइट साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट कैन नॉट बी नेगेटिव। अब अगर नेगेटिव हो तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है, ये देखिए रिक्वायरमेंट 2 ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड स्टेट्स दैट द राइट साइड ऑफ एनी कंस्ट्रेंट इक्वेशन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो राइट साइड है ये नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इफ अ कंस्ट्रेंट हैज अ नेगेटिव राइट हैंड साइड, तो उसको पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है? ये तो बहुत ही सिंपल है कि आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, पूरे कंस्ट्रेंट को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, तो राइट साइड खुद ही पॉजिटिव हो जाएगी। द कंस्ट्रेंट कैन बी मल्टीप्लाइड बाई -1 टू मेक द राइट साइड पॉजिटिव। अब देखिए राइट साइड पॉजिटिव कर दी -1 से, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा कांस्टेंट का, ये मैं आपको बता दूं। अगर फर्ज करें जैसे हमने कहा कि ये लेबर आवर्स हैं लेस देन 50 होने चाहिए, कि 50 इसकी ओवरऑल कैपेसिटी है। अब अगर मैं माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो डेफिनेटली मीनिंग चेंज हो जाएंगे, इक्वेशन मैथमेटिकली चेंज नहीं होगी। मैथमेटिकली इफ a इज ग्रेटर देन b देन -a इज लेस देन -b, मैथमेटिकली तो ठीक है, लेकिन मतलब चेंज हो जाएगा, जो प्रॉब्लम में उसका मीनिंग था वो शायद चेंज हो जाए, बट दैट विल नॉट अफेक्ट अवर मैथमेटिक्स और एलपी प्रॉब्लम, वो हमारा उसको अफेक्ट नहीं करेगा, मीनिंग ज्यादा से ज्यादा चेंज हो जाएगा, बट दैट्स फाइन। ठीक है, तो माइनस से आप मल्टीप्लाई करके वो राइट साइड को पॉजिटिव बना सकते हैं। रिक्वायरमेंट 3 क्या थी? रिक्वायरमेंट 3 ये थी कि सारे के सारे वेरिएबल्स पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट 3 ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड स्टेट्स दैट ऑल वेरिएबल्स बी रिस्ट्रिक्टेड टू नॉन नेगेटिव वैल्यूज। जो डिसीजन वेरिएबल थे और जो सप्लीमेंटल वेरिएबल आए हैं ये सब के सब नॉन नेगेटिव हों। देयर आर स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स फॉर डीलिंग विद वेरिएबल्स व्हिच कैन अस्यूम नेगेटिव वैल्यूज। हाउएवर वी विल नॉट एग्जामिन दीज मेथड्स। The only point which should be repeated is that slack variables, surplus and artificial variables are also restricted to being non-negative. तो सिर्फ हमने ये देखना है कि इनको non-negative, अब किसी भी स्टेज पे अगर ये non-negative नहीं रहते तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इनके लिए। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे restricted हैं to be non-negative numbers। जीरो हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते। नॉन नेगेटिव का ये मतलब है जीरो या पॉजिटिव। ठीक है, एग्जाम्पल दी हुई है इन्होंने कि NLP प्रॉब्लम हैज 5 डिसीजन वेरिएबल्स। 5 डिसीजन वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे? x1, x2, x3, x4, x5। ठीक है, ये तो डिसीजन वेरिएबल्स हो गए। फिर वो कह रहा है कि 10 लेस देन इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट्स हैं एंड 2 इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। तो क्वेश्चन क्या है? व्हेन दिस प्रॉब्लम इज रीस्टेटेड टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट्स 1 ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड, कि जी इक्वेशंस में कन्वर्ट करें इन सारे कॉन्स्ट्रेंट्स को, तो कह रहा है हाउ मेनी वेरिएबल्स विल बी देयर एट द एंड ऑफ व्हाट टाइप्स। ठीक है, कि जब आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो कितने वेरिएबल्स बन जाएंगे? 5 तो डिसीजन वेरिएबल हैं, और कितने वेरिएबल्स आ जाएंगे और उनकी टाइप्स कौन कौन सी होंगी? तो सबसे पहले तो 5 वेरिएबल्स तो है ही हैं हमारे पास। 10 लेस देन इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट में 10 स्लैक वेरिएबल्स ऐड हो जाएंगे, ऐसे ही है ना। 8 ग्रेटर देन इक्वल टू में 8
सरप्लस वेरिएबल्स ऐड होंगे, लेकिन जब हम सरप्लस वेरिएबल ऐड करते हैं तो आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 16 वेरिएबल्स ऐड हो रहे होंगे आपके ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स में, 8 सरप्लस और 8 आर्टिफिशियल। और इक्वल टू कंस्ट्रेंट में सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होते हैं। तो 2 कंस्ट्रेंट्स है इक्वल, तो 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 + 10 + 16 + 2, तो ये आपके आ जाएंगे। देयर विल बी 33 वेरिएबल्स, 5 डिसीजन वेरिएबल्स, 10 स्लैक वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद 10 लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स, 8 सरप्लस वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद 8 ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट्स एंड 10 वेरिएबल्स आर्टिफिशियल। 8 जो है वो ग्रेटर देन के लिए आएंगे और 2 इक्वल के लिए, तो 10 जो है वो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आ जाएंगे एसोसिएटेड विद ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो टोटल करें अगर आप 5 + 10 + 8 + 10 इज 33, ठीक है। तो ये आपके पास 33 वेरिएबल्स आ जाएंगे एट द एंड। तो 33 वेरिएबल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपलेक्स मेथड में, क्योंकि ये सारे वेरिएबल्स प्रॉब्लम के वेरिएबल ट्रीट होंगे अब, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि ये जो बेसिक फीजिबल सॉल्यूशंस होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। जो फीजिबल सॉल्यूशन तो हमने पढ़े थे 10th चैप्टर में भी, जब जिन सॉल्यूशंस को कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करते हैं वो फीजिबल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। ऑल पॉसिबल फीजिबल सॉल्यूशन, उसमें से ऑप्टिमल क्या है वो हम ढूंढते हैं बाद में जाके, लेकिन पहले फीजिबल सॉल्यूशंस हैं। तो लेट्स स्टेट सम डेफिनेशंस व्हिच आर सिग्निफिकेंट टू आवर कमिंग डिस्कशंस। अस्यूम द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एलपी प्रॉब्लम व्हिच हैज m स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स एंड अ टोटल ऑफ n प्राइम डिसीजन एंड सप्लीमेंटल वेरिएबल, यानी कि सिंप्लेक्स मेथड में हमने कन्वर्ट कर दिया ऑलरेडी। m जो है स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स थे और जो टोटल डिसीजन वेरिएबल और सप्लीमेंटल वेरिएबल को मिला के जो वेरिएबल्स हैं वो n प्राइम वेरिएबल्स हैं। तो फिर फीजिबल सॉल्यूशन क्या है? अ फीजिबल सॉल्यूशन इज एनी सेट ऑफ वैल्यूज फॉर द n prime variables which satisfies both the structural and non-negativity constraints, ठीक है। फीजिबल सॉल्यूशन क्या हुआ कि ये एनी सेट है उन n प्राइम वेरिएबल्स का जो स्ट्रक्चरल और नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे। यही फीजिबल सॉल्यूशन था 10th चैप्टर में भी। 10th चैप्टर में जब हमने फीजिबल सॉल्यूशन कहा था तो क्या था वो, देखिए वो जो कॉमन रीजन हम बनाते थे कि ये कॉन्स्ट्रेंट्स इसके नीचे, इसके लेफ्ट पे, इसके ऊपर, तो वो जो कॉमन रीजन था वो बेसिकली उन सेट था उन तमाम वेरिएबल्स का की वैल्यूज का जो आपके तमाम के तमाम स्ट्रक्चरल और नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते थे, वो फीजिबल सॉल्यूशन था। यहाँ पे भी फीजिबल सॉल्यूशन वही है, जाहिर है फीजिबल सॉल्यूशन की डेफिनेशन चेंज तो नहीं होगी। बेसिक सॉल्यूशन क्या है? अ बेसिक सॉल्यूशन इज एनी सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय सेटिंग n प्राइम माइनस m वेरिएबल्स इक्वल टू 0, ठीक है, एंड सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग m वेरिएबल्स। देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास m कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, लिहाजा आप m इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसमें जो टोटल n प्राइम वेरिएबल्स हैं वो m से ज्यादा हो सकते हैं। और आपको पता है कि अगर इक्वेशंस 3 हो और वेरिएबल्स 4 हो तो हम यूनिक सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर 3 इक्वेशंस हैं तो वेरिएबल्स भी 3 होने चाहिए, 2 इक्वेशंस हैं तो वेरिएबल्स भी 2 होने चाहिए, तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसने क्या कहा कि जो एक्सेसिव है ना, फर्ज करें 4 इक्वेशन थी और आपके पास 6 वेरिएबल्स हैं, तो 2 वेरिएबल्स कोई से भी उनको 0 कर दें, तो फिर 4 बराबर हो जाएंगे और उनको सॉल्व कर लें। यही वो कह रहे हैं कि n प्राइम में से m निकाले ना तो जितने बचते हैं, जैसे 6 में से 4 निकाले थे तो 2 रह गए थे, उनको 0 कर दें। एंड देन सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग m वेरिएबल्स, क्योंकि जो रिमेनिंग m वेरिएबल्स हैं, इक्वेशंस भी m है, वेरिएबल्स भी m है और हम सॉल्व कर सकते हैं उन्हें, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड बेसिक वेरिएबल्स। जिनके लिए आप सॉल्व कर रहे हैं वो बेसिक वेरिएबल्स हैं और जिनको आपने 0 कर दिया था वो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं। ये इनकी डेफिनेशंस हैं। दीज वेरिएबल्स आर सेट टू कॉन्स्टिट्यूट अ बेसिस, इसलिए हम इनको बेसिक वेरिएबल कहते हैं। द रिमेनिंग वेरिएबल्स जिनको 0 किया था हमने, दे आर कॉल्ड नॉन बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये बेसिक सोल्यूशन कहलाता है। तो बेसिक सोल्यूशन ये है कि आप जो एक्सेस में वेरिएबल्स हैं उनको 0 करें, बाकियों के लिए सॉल्व कर लें, एक बेसिक सोल्यूशन है। और किसी भी 2 वेरिएबल्स को अगर आप 0 करेंगे ना उन सेट ऑफ 6 में से, तो वो बेसिक सोल्यूशन ही देगा। फिर बेसिक फीजिबल सोल्यूशन जो है वो क्या है कि सोल्यूशन जो बेसिक भी हो और फिजिबल भी हो। हमें सिर्फ फिजिबल सोल्यूशन नहीं चाहिए, सिर्फ बेसिक सोल्यूशन नहीं चाहिए। बेसिक फीजिबल सोल्यूशन क्या है? अ बेसिक फीजिबल सोल्यूशन इज अ बेसिक सोल्यूशन। ये जो ऊपर हमने कहा बेसिक सोल्यूशन की डेफिनेशन दी, पहले तो वो बेसिक सोल्यूशन हो और वो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स को भी सेटिस्फाई करे, तो फिर वो बेसिक फीजिबल सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कंस्ट्रेंट्स को तो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर चुका है।
इसीलिए तो वो बेसिक सोल्यूशन है। और अगर वो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स को भी सेटिस्फाई कर देगा तो वो फिजिबल सोल्यूशन भी हो जाएगा। लिहाजा ऐसा सोल्यूशन जो बेसिक भी हो और फिजिबल भी हो उसको हम बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कह देते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस हो गई बेसिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। ठीक है, इट कैन बी शोन दैट द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू एन एलपी प्रॉब्लम इज इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस। ये याद रखें कि जब अगर आप बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकाल लें तो जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है ना एलपी प्रॉब्लम का वो उन्हीं में से एक होगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि द ऑप्टिमल सोल्यूशन कैन बी फाउंड बाय परफॉर्मिंग अ सर्च ऑफ द सेट ऑफ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। लिहाजा वो कह रहा है कि जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो ढूंढा जा सकता है अगर हम सिर्फ यही सर्च कर लें कि तमाम बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कहाँ कहाँ हैं। सारे बेसिक फिजिबल सोल्यूशन तलाश कर लें तो आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन उन्हीं में से एक मिल जाएगा। ठीक है, तो और आपका एलपी प्रॉब्लम या सिंपलेक्स मेथड के तहत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मैं एक पिक्चर बनाता हूं और फिर क्वेश्चन स्टेट करूंगा। ये एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 7 है ऑन पेज 471। अब 471 ऑफ बडनिक जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जो बडनिक की बुक फॉलो कर रहे हैं हम उसके पेज 471 फोर्थ एडिशन में। अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो हो सकता है प्रॉब्लम एग्जाम्पल या पेज थोड़ा डिफरेंट हो। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि एक आपको कॉन्स्ट्रेंट्स दिए गए हैं। ये देखें कॉन्स्ट्रेंट्स, काफी सारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। ये कॉन्स्ट्रेंट है, ये कॉन्स्ट्रेंट है, ये कॉन्स्ट्रेंट है, ये कॉन्स्ट्रेंट है और एक ये कॉन्स्ट्रेंट है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्स्ट्रेंट हैं। स्टेट कर देते हैं इसको। ये जो है इसको 1 कह दिया, इसको 1 कह दें, ये कॉन्स्ट्रेंट नंबर है। ये जो है इसको 2 कह दें, ये जो है इसको 3 कह दें, ये जो है ये 4th कॉन्स्ट्रेंट है, ये वाला जो है ये 5th कॉन्स्ट्रेंट है। ठीक है, तो 5 कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। इन कॉन्स्ट्रेंट्स के जो कॉर्नर पॉइंट थे वो हैं ए, इसको आप बी कह दें, ये सी आ गया, ये डी आ गया, ये जो ए है ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको एरेज करता हूँ। ये ए नीचे से स्टार्ट हो रहा है, तो वैसे तो यहाँ से भी ए बी सी डी ई कहा जा सकता है, लेकिन बेहतर है वही नोटेशन यूज़ करें जो बुक ने की हुई है। तो मैं इनको एरेज करके तो ए बी सी डी वहीं पे लिखता हूँ जहाँ पे गिवन थे। अच्छा, ये इसको ए कहा है बुक ने। ठीक है, तो हम इसको ए कह देते हैं, ए, ये बी है, ये सी है, ये डी, ये ई है और ये एफ। ठीक है, तो आपके पास ये ए 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। आपको पता ही है फिजिबल सॉल्यूशन कॉर्नर पॉइंट्स पे आता है। तो ये जो शेडिड रीजन है ये रीजन, ठीक है, ये रीजन है आपका फिजिबल रीजन। ठीक है, क्योंकि तो अब यहाँ से देखें ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि ये जो ए बी कॉन्स्ट्रेंट है इसके ऊपर ये ग्रेटर देन कॉन्स्ट्रेंट होगा क्योंकि इसके ऊपर वैल्यूज हैं। इसी तरह बी सी के भी ग्रेटर देन कॉन्स्ट्रेंट है, सी डी लेस देन कॉन्स्ट्रेंट है क्योंकि उसके नीचे फिजिबल सोल्यूशन है। इसी तरह डी ई के भी नीचे फिजिबल सोल्यूशन है और ई एफ के भी लेफ्ट पे है। तो 3 जो हैं वो 2 जो हैं वो ग्रेटर देन कॉन्स्ट्रेंट हैं और 3 जो हैं वो लेस देन कॉन्स्ट्रेंट हैं। ये आपके 5 कॉन्स्ट्रेंट हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन जो है वो ये है कि दिस फिगर illustrates the region of feasible solutions of an LP problem। वो कह रहा है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ईच कॉन्स्ट्रेंट। अब देखें ना, कॉन्स्ट्रेंट जो 1 था, नेचर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है? ये जो कॉन्स्ट्रेंट 1 लेस देन कॉन्स्ट्रेंट है, कॉन्स्ट्रेंट 2 भी लेस देन कॉन्स्ट्रेंट है और कॉन्स्ट्रेंट 3 भी लेस देन कॉन्स्ट्रेंट है। देखिए ये 1 है ना, ये 1 है, ये 1 कॉन्स्ट्रेंट है, सॉरी 1 ये है, ये ग्रेटर है, 1 ग्रेटर कॉन्स्ट्रेंट है, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप है। 2 जो है अगर आप देखें, हाँ 2 के लेफ्ट पे है तो ये लेस देन कॉन्स्ट्रेंट है, 3 के नीचे है तो ये भी लेस देन कॉन्स्ट्रेंट हो गया।
ठीक है। 4 देखें, 4 के भी नीचे है तो ये भी लेस देन कंस्ट्रेंट हुआ, 5 के ऊपर है तो 5 ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट हो गया, ठीक है। तो ये टाइप्स हो गई आपकी पांचों कंस्ट्रेंट्स की, ठीक है। लेस देन टाइप कंस्ट्रेंट है, फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये टाइप्स होगी आपकी कंस्ट्रेंट्स की। जो सेकंड क्वेश्चन है इस प्रॉब्लम में वो ये है, व्हाट supplemental variable will be added when the problem is restricted to comply with the requirement 1 of the simplex method। अब कौन कौन से supplemental variable ऐड होंगे, बड़ा आसान है। देखें supplemental variable कौन कौन से ऐड होंगे। constraint 1 के लिए ये पार्ट ए का आंसर था, ठीक है, क्वेश्चन का जो ए है। बी पार्ट में वो कह रहा है कि कौन कौन से सप्लीमेंटल वेरिएबल ऐड होंगे। तो अगर मैं कंस्ट्रेंट नंबर फिर दे दूं, कंस्ट्रेंट 1, 2, 3, 4 और 5 कंस्ट्रेंट्स हैं, और सप्लीमेंटल वेरिएबल कौन कौन से आएंगे। सप्लीमेंटल वेरिएबल्स, अब देखें टाइप देखें, कंस्ट्रेंट 1 की टाइप क्या है, कंस्ट्रेंट 1 ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप है, तो इसमें ग्रेटर देन है तो E1 यानी कि सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करना है और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना है, तो 2 वेरिएबल इधर आ गए। कंस्ट्रेंट 2 में कौन कौन सा आएगा, कंस्ट्रेंट 2 लेस देन वेरिएबल है तो इसमें सिर्फ स्लैक वेरिएबल आएगा, और सेकंड कंस्ट्रेंट है तो S2 लिखेंगे। थर्ड फिर लेस देन है तो इसमें भी एक स्लैक वेरिएबल आएगा, S3 लिख दें। फोर्थ में भी स्लैक वेरिएबल आएगा क्योंकि ये लेस देन कंस्ट्रेंट है। 5 में फिर ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है तो इसमें एक सरप्लस वेरिएबल, ये 5 है ना तो E5 लिखें, और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल A5। तो ये सारे आपके पास आगे E1, A1, S2, S3, S4, ये S4 है, सॉरी, ये जो फोर्थ कंस्ट्रेंट में स्लैक वेरिएबल है ये S4 आएगा, और फिर E5 और A5, ठीक है। तो ये आपके पास स्लैक वेरिएबल्स आगे 3, 2 सरप्लस वेरिएबल आगे और 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आगे, ठीक है। तो ये 4 और 3 7 एडिशनल सप्लीमेंटल वेरिएबल्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो उसके बाद हाउ मैनी बेसिक वेरिएबल्स एंड नॉन बेसिक वेरिएबल विल देयर बी इन एनी बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। अब थर्ड में नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं कि जो सी पार्ट है आपका वो कह रहा है कि कितने बेसिक वेरिएबल्स होंगे और कितने नॉन बेसिक वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, कितने बेसिक और कितने नॉन बेसिक वेरिएबल्स होंगे इसमें। अब देखें 5 कंस्ट्रेंट्स है ना तो 5 बेसिक वेरिएबल्स होंगे, ये याद रखना है आपने, क्योंकि देखें अभी पीछे जो हमने पढ़ा था, लेट मी गो बैक टू दिस वन, ये देखें ये जो बेसिक वेरिएबल्स बेसिक सोल्यूशन में जाए ना वो कह रहा है कि n प्राइम माइनस m वैल्यूज को आपने 0 कर देना है तो वो नॉन बेसिक हो गए। पीछे बची कितनी m, तो m क्या थे, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो जितने कंस्ट्रेंट्स होते हैं उतने वेरिएबल बेसिक वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो बिकॉज आप सोल्यूशन पढ़ भी सकते हैं बुक में, बिकॉज देयर आर 5 स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स सो देयर विल बी 5 बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिसीजन प्लस सप्लीमेंटल आर 9, ठीक है। तो अगर टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, बेसिक वेरिएबल तो आ जाएंगे, बेसिक नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स आर इक्वल टू 5। अच्छा रीजन क्या है, सिंस देयर आर 5 स्ट्रक्चर नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स को हम नहीं गिनते, ठीक है। तो सिर्फ स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स जो लेस देन ग्रेटर देन में आते हैं, क्योंकि देयर आर 5 स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स इसलिए 5 बेसिक वेरिएबल आ गए। टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, अभी देखें टोटल वेरिएबल आपके पास 9 थे, क्यों 7 वेरिएबल्स हमने ऐड किए ना, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स आपके पास 5 हैं और जो थे आपके पास 7 सप्लीमेंटल वेरिएबल आए हैं, ठीक है। तो टोटल जो है वो 9 हो जाएंगे। अब क्यों 9 क्यों हो जाएंगे, क्योंकि देखें ये जो डिसीजन वेरिएबल है वो सिर्फ 2 है, x1 और x2। ये आपकी जो पिक्चर है, ये देखें ये जो पहले पिक्चर बनाई है ये 2 ही इसकी एक्सिस हैं, एक ये एक्सिस है, अगर मैं इसको x1 कह दूं तो ये जो दूसरा एक्सिस है ये x2 है, तो बस 2 ही डिसीजन वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो 2 डिसीजन वेरिएबल हैं और ये 7 सप्लीमेंट, ये कितने हैं, ये 7 है, 7 इन टोटल, ठीक है। तो 7 प्लस 2 ये 9 हो जाएंगे। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पे 7 सप्लीमेंटल 2 डिसीजन, ठीक है। तो ये 9 वेरिएबल्स हैं आगे आपके पास टोटल। तो नॉन बेसिक कितने हो जाएंगे, so therefore the non basic number of non basic लिखना चाहिए, therefore the number of non basic variables
इक्वल टू 9 माइनस 5 विच इज़ 4। तो 9 वेरिएबल्स में से 5 बेसिक वेरिएबल्स हो गए और 4 नॉन बेसिक वेरिएबल्स। वो इसलिए देखें, आपके पास 5 कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, 5 कॉन्स्ट्रेंट्स में 5 वेरिएबल्स होंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे ना उन्हें। तो जो बाकी 4 हैं उनको आपने जीरो करना है, किसी भी 4 को। वैसे हम क्या करते हैं, 1 बाई 1 कोई 4 लेते हैं, फिर उनमें से एक निकाल के दूसरे को जीरो करते हैं, इस तरह सारे पॉसिबल सोल्यूशन। तो ये 5 बेसिक वेरिएबल्स आगे 4 नॉन बेसिक को जीरो कर देते हैं और 5 के लिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि 5 इक्वेशंस हैं, 5 वेरिएबल के लिए सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि डी पार्ट में कह रहा है कि अब बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल हमें पता नहीं है कौन से। अभी हमने सिर्फ ये बताया कि 5 नॉन बेसिक हैं, 4 नॉन बेसिक हैं। कौन कौन से बेसिक बनेंगे और कौन से नॉन बेसिक, ये हर कॉर्नर पॉइंट पे डिफर करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि कौन से बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, बेसिक या नॉन बेसिक वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद कॉर्नर पॉइंट बी के लिए पूछ रहा है। वैसे सबके लिए हम कर सकते हैं, लेकिन अभी उसने associated with corner point B, corner point B। पहले ये क्वेश्चन है, फिर E के लिए भी पूछा इसने विद कॉर्नर पॉइंट F के लिए। ठीक है, B और F के लिए पूछा तो हम कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें ना कि इसके सोल्यूशन के लिए वो कह रहा है द बेस्ट अप्रोच इज आइडेंटिफाइंग द बेसिक वेरिएबल्स इज टू फर्स्ट डिटरमिन विच ऑफ द डिसीजन वेरिएबल इज बेसिक। By observation of the corner point B, the x1 and x2 coordinates appear to be both positive. Therefore, these two variables are basic. Now we turn to the supplemental variables. We are looking for 3 more variables which have positive values at corner point B. Look at the location of the corner point relative to the location of the constraints. If the corner point does not lie on the constraint line, that constraint has either slack or surplus depending on the type of constraint. If a corner point lies on a constraint, there is no slack or surplus variable for, तो वो जीरो हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर आपका कॉर्नर पॉइंट देखें बी है ना, अब देखें बी कॉर्नर पॉइंट किसके ऊपर आ रहा है, यहाँ पे देखें बी किस किस कॉन्स्ट्रेंट के ऊपर आ रहा है, कॉन्स्ट्रेंट 5 और कॉन्स्ट्रेंट 1। देखें ये कॉन्स्ट्रेंट 1 है, ये जो है ये कॉन्स्ट्रेंट 1 है, देखें ये 1 ही है ना, और ये जो कॉन्स्ट्रेंट है जो दूसरा बी जो है उस 5 के ऊपर आ रहा है। 1 और 5 के ऊपर आ रहा है, लिहाजा 1 कोई इस पे सरप्लस और स्लैक वेरिएबल नहीं होना चाहिए 1 और 5 पे, क्योंकि ऊपर जो आ गया बी का कोऑर्डिनेट्स ऊपर है तो वो ऑटोमेटिकली दोनों को इक्वल कर देगा। ठीक है, तो सरप्लस और स्लैक वेरिएबल इन दोनों केसेस में जीरो हो जाएंगे, तो 2 वेरिएबल तो ये जीरो हो गया। ठीक है, उसके बाद बाकियों को की डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अगर दोबारा से हम फिर वो लिखते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स, 5 कॉन्स्ट्रेंट्स लिखता हूँ और उनका रिलेशनशिप टू द कॉर्नर पॉइंट लिखता हूँ और फिर सरप्लस और स्लैक वेरिएबल लिखते हैं। ठीक है, x1 और x2 ऑलरेडी हमने, क्योंकि देखें इसमें दोनों में x, अगर a पे हम होते हैं ना, देखें a पे होते हैं तो इसमें x1 x2 जीरो है तो वो बेसिक वेरिएबल नहीं बन सकता था। b के ऊपर x1 x2 दोनों पॉजिटिव हैं तो इनको तो बेसिक बना दें। ठीक है, बी पे दोनों, अब हमें सिर्फ 3 और पॉजिटिव चाहिए, तो इसके ऊपर 5 के ऊपर जो भी स्लैक और सरप्लस आ रहा है उसको जीरो कर दें, 1 के ऊपर जो भी स्लैक सरप्लस आ रहा है उसको जीरो कर दें। ठीक है, तो इधर मैं लिखता हूं सिंस बी लाइज ऑन कॉन्स्ट्रेंट लाइन 1 and 5, और देखिए 1 और 5 के साथ कौन कौन से वेरिएबल थे, 1 के साथ E1 था और 5 के साथ E5 था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज दैट E1 एंड E5 जो से हैं वो जीरो हो जाएंगे दोनों। ठीक है, E1 और E5 जीरो हो जाएंगे दोनों, और इस हेंस S1 S2 S3 ये सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, ये आपके बेसिक वेरिएबल्स बन जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक वेरिएबल्स बन गए। x1 x2 तो ऑलरेडी थे बेसिक वेरिएबल्स, इधर मैं लिख देता हूँ along with x1 and x2। तो ये देखिए 5 बेसिक वेरिएबल्स बन गए, x1 x2 और S1 S2 S3 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये जीरो नहीं हो रहे, जीरो सिर्फ E1 और E5 हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इधर लिख देते हैं देयरफॉर जो बेसिक वेरिएबल्स हैं वो आगे, बेसिक वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद कॉर्नर पॉइंट बी, ये हैं x1 x2 S1
S2 S3 और नॉन बेसिक तो अब आसान हो गया लिखने क्योंकि बाकी जो भी बचे हैं वो नॉन बेसिक हो गए। नॉन बेसिक क्या क्या बनते हैं, 4 है ना नॉन बेसिक वेरिएबल्स, तो उसमें एक तो E1 आ गया था तो A1 भी ज़ीरो कर दें उसके साथ, फिर E5 आया था तो A5 भी ज़ीरो कर दें क्योंकि A1 और A5 वैसे भी आर्टिफिशियल हैं, अगर इनकी ज़रूरत नहीं है तो इनको ज़ीरो कर दें। ठीक है, तो ये 4 नॉन बेसिक और 5 बेसिक वेरिएबल्स बन गए। ठीक है, इसी तरह आप रिपीट कर सकते हैं आपने F के लिए, यहाँ पे F भी दिया हुआ है तो उसने कहा कि व्हाट अबाउट F। ठीक है, सेकंड इसका पार्ट है व्हाट अबाउट कॉर्नर पॉइंट F, कि अगर कॉर्नर पॉइंट F कंसीडर करें तो फिर कौन कौन से बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल बनेंगे। आप देखें F कहाँ पे है, दोबारा उस पिक्चर की तरफ जाते हैं, ये देखें F में अब x2 0 हो गया है तो इसको हम बेसिक नहीं कर सकते। B के लिए हमने x1 x2 को बेसिक मान लिया था, अब F पे x2 हो गया वो तो नॉन बेसिक में चला गया और F सिर्फ देखिए 2 के ऊपर लाई कर रहा है, ये देखें इस कंस्ट्रेंट पे लाई कर रहा है F, तो ये कंस्ट्रेंट नंबर 2 है, 2 पे लाई कर रहा है। ये जो ये कंस्ट्रेंट नहीं है, ये तो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट था, स्ट्रक्चरल नहीं था, तो ये सिर्फ 2 के ऊपर आ रहा है तो 2 पे S2 है तो S2 को हम 0 कर देंगे। ठीक है, S2 0 हो जाएगा और x2 तो ऑलरेडी 0 है। ठीक है, और फिर जो बाकी हैं वो 0 नहीं हो सकेंगे। ठीक है, तो अब जाएं तो दोबारा कंस्ट्रेंट नंबर लिखते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट जो है F, कंस्ट्रेंट जो कॉर्नर पॉइंट F है उसी तरह लिखते हैं, कॉर्नर पॉइंट F लाइज ऑन कंस्ट्रेंट लाइन 2। ठीक है, हमने अभी पिक्चर में देखा कंस्ट्रेंट लाइन 2 के ऊपर है तो लिहाजा इसका मतलब है कि आपका S2 सरप्लस वेरिएबल था ना, नहीं स्लैक वेरिएबल था उसके साथ, तो S2 तो हमने 0 कर दिया इसके साथ। ठीक है, और फिर अब और किसी भी कंस्ट्रेंट्स लाई नहीं कर रहा तो दिस इम्प्लाइज दैट कि जो आपका E1 था S1 था या S2 था, S2 था, S2 तो 0 हो गया तो फिर उसके बाद S3 और S4 थे और फिर E5 था। ठीक है, तो ये सारे पॉजिटिव आ गए। ठीक है, और नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो हेंस यहाँ पे फिर अब बेसिक वेरिएबल्स कौन कौन से बन जाएंगे, हेंस बेसिक वेरिएबल्स। और देखिए बेसिक वेरिएबल में सबसे पहले तो x1 था, x2 नहीं था, याद रखिए क्योंकि x2 0 हो गया, और ये जो 4 आए हैं, ये जो 4 नॉन नेगेटिव आए हैं, x1 E1 S3 S4 E5, तो ये आपके 5 बेसिक आ गए और नॉन बेसिक कौन से बनेंगे, एंड नॉन बेसिक। और अब नॉन बेसिक जो बच गए हैं क्योंकि x2 तो 0 है ना F के ऊपर, तो वो नॉन बेसिक में चला गया था, और बाकी S2, ये देखें S2 और जो A1 A2 देखा मोस्टली A1 A2 0 ही हो जाते हैं। ये देखें ये जो A1 A2 है ना, जब क्योंकि देखें S2 0 हो गया, x2 0 हो गया, पूरे हो गए, E1 S3 S4 E5 ये भी पूरे हो गए, तो A1 A5 को हम 0 कर देते हैं, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं। ये देखा हमारे पास बड़े उस वक्त हमें इसकी कोई रियल मीनिंग नहीं नज़र आ रहा था A1 और A5 का, कि यार ये आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हम क्यों ऐड कर देते हैं। तो अब देखिए हमें मतलब पता चल रहा है ना, ये हमें काफ़ी हेल्पफुल हो रहे हैं कि हमने 0 करने हैं तो और कोई कैंडिडेट नहीं है तो इनको पकड़ के 0 कर दिया। तो आप देखिए x2 0 था, A1 तरतीब से लिख लेता हूँ, A1 0 आ गया, x2 0 है, S2 0 है और A5 0 आ गया। तो ये जो सारे 0 थे ये नॉन बेसिक वेरिएबल बन गए। ठीक है, तो इस तरह से आप नॉन बेसिक वेरिएबल, और इसको अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप बुक में से भी एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने ज़्यादा डिटेल से किया होगा, बहरहाल ये मैंने काफ़ी सारी डिटेल इसकी आपको समझा दी है। ठीक है, तो अब इधर से आपको आइडिया हो रहा होगा कि हमने, क्योंकि कॉन्सनट्रेट तो आपने करना है कॉर्नर पॉइंट्स पे। देखें मैं पीछे आपको रिवाइज करता हूँ कि यहाँ पे ये इट कैन बी शोन दैट द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम इज इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ बेसिक फीजिबल सोल्यूशन। बेसिक फीजिबल सोल्यूशन फिर वही है जो आपके
बेसिक फिजिबल सोल्यूशन वही है ना जिसमें हम एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को जीरो करके बाकी वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें हमने देखे, अगर हम इस एग्जांपल में ए बी सी डी ई एफ 6 पॉइंट्स हैं, इन 6 के 6 को सेपरेटली इनमें से 4 को जीरो और 5 को बेसिक बना के सॉल्व करते रहेंगे तो हमें 6 फिजिबल सोल्यूशन मिल जाएंगे। और क्योंकि सोल्यूशन बेसिक फिजिबल होना चाहिए तो इसके अलावा बेसिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा या फिर फिजिबल सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप बीच वाला कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे ना, लेट्स से यहाँ पे ये बीच में कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, इसमें आपको जो बेसिक वेरिएबल्स है वो 5 नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, हो सकता है इससे ज्यादा हो जाएगी क्योंकि 0 जो वेरिएबल्स है उनकी तादाद कम रह जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट किसी भी कॉन्स्ट्रेंट के ऊपर लाई नहीं करता, लिहाजा तमाम सरप्लस और स्लैक वेरिएबल्स नॉन जीरो हो जाएंगे। तो सरप्लस स्लैक वेरिएबल नॉन जीरो हुए तो ये 5 नॉन जीरो वेरिएबल्स यहां से मिल जाएंगे आपको। अगर आप A1 A5 को जीरो भी कर देते हैं, देखें A1 A5, ये जो A1 ये A1 और ये A5 जो है, अगर इनको आप जीरो भी कर देते हैं, ठीक है, तो फिर भी आपको स्लैक जो 5 नॉन जीरो मिलेंगे और x1 x2 तो ऑलरेडी जीरो है, तो 7 बेसिक वेरिएबल्स मिल गए जो कि इनफ नहीं है। और 2 ही सिर्फ नॉन बेसिक वेरिएबल मिले, हमें 4 नॉन बेसिक वेरिएबल चाहिए जीरो करने के लिए। इसलिए हम कॉर्नर पॉइंट्स देखते हैं A B C D E F, इन 6 कॉर्नर पॉइंट्स में ये हमें हमेशा 4 जीरो वैल्यूज दे देंगी और 5 बेसिक वेरिएबल जिनके लिए हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और फिजिबल होना चाहिए, फिजिबल तो तभी होगा जब ये इनके ऊपर आएंगे, फिजिबल सोल्यूशन के रीजन में होंगे। तो इन 6 पे कंसंट्रेट करके आप 6 सोल्यूशन निकाल सकते हैं और उनमें से ऑप्टिमल सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं कि ऑप्टिमल सोल्यूशन कौन सा है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो एक दफ़ा फिर मैं ये सारी चीज़ें रिवाइज करता हूँ, ठीक है। ये देखें, सिंप्लेक्स मेथड इतना आसान मेथड नहीं है, याद रखिएगा। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। ये इस सेक्शन में प्रीलिमिनरीज हैं सिंप्लेक्स मेथड की, अभी हमने सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट नहीं किया, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि ये आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट 1 क्या है, रिक्वायरमेंट 2 क्या है, रिक्वायरमेंट 3 क्या है, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। और इसी तरह उनको कोप कैसे करना है कि रिक्वायरमेंट 1 कैसे फुलफिल करनी है अगर ग्रेटर देन कॉन्स्ट्रेंट हो, लेस देन कॉन्स्ट्रेंट हो, इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट हो, स्लैक वेरिएबल्स क्या होते हैं, सरप्लस वेरिएबल्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन सब को मास्टर कर लें। तब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे तो अगर ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, फिंगर टिप्स पे होंगी, तो बहुत आसान हो जाएगा सिंप्लेक्स मेथड को अंडरस्टैंड करना। और सिंप्लेक्स मेथड बहुत ज़रूरी मेथड है, इसकी बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं आपके लीनियर प्रोग्रामिंग में भी और कहीं पे भी ऑप्टिमाइजेशन करनी हो तो। सिंप्लेक्स मेथड क्यों हमने पढ़ा, क्योंकि ग्राफिकल सोल्यूशन 2 से ज़्यादा वेरिएबल के लिए बहुत मुश्किल है और समटाइम्स इम्पॉसिबल है, इसलिए हमें नॉन ग्राफिकल सोल्यूशन चाहिए। फिर हमने कहा कि सिंप्लेक्स मेथड है क्या, ये अलजेब्राइक प्रोसीजर है जिसमें हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ये आइटरेटिव प्रोसेस है जिसमें हम अपने सोल्यूशन को बेटर एंड बेटर करते हैं अनलेस के कोई इंप्रूवमेंट बाकी ना बचे। फिर जो है इसकी 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट के कॉन्स्ट्रेंट्स को इक्वेशंस में लिखें, दूसरी रिक्वायरमेंट के राइट साइड कॉन्स्ट्रेंट का नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तीसरा क्या है कि सारे के सारे वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव होने चाहिए। फिर कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि कॉन्स्ट्रेंट्स तो इनइक्वालिटीज में होते हैं, उनको कन्वर्ट कैसे करना है लेस देन में। ये हमने बताया कि अगर लेस देन कॉन्स्ट्रेंट्स हो तो स्लैक वेरिएबल ऐड किया जाता है लेफ्ट साइड पे, एग्जांपल भी दी आपको। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे तो लेफ्ट साइड पे सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं सरप्लस वेरिएबल और ऐड किए जाते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। और फिर इक्वल टू में सिर्फ ऐड किए जाते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल लेफ्ट पे। और ये एग्जांपल भी दी, पहले कॉन्स्ट्रेंट में सिर्फ ऐड हुआ स्लैक वेरिएबल, दूसरे कॉन्स्ट्रेंट में सब्ट्रैक्ट हुआ सरप्लस वेरिएबल, ऐड हुआ आर्टिफिशियल वेरिएबल, तीसरे कॉन्स्ट्रेंट में ऐड हुआ आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो 4 वेरिएबल्स सप्लीमेंटल आ गए और ये हमने पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म्ड कॉन्स्ट्रेंट सेट जो है वो इस तरह से लिख दिया, जिसमें अब 2 वेरिएबल्स नहीं है बल्कि 6 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और 6 वेरिएबल्स नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट्स को भी फुलफिल कर रहे हैं, जो कि रिक्वायरमेंट 3 है सिंप्लेक्स मेथड की। उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट 2 देखी कि अगर नेगेटिव आ जाए राइट साइड में तो क्या करें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद रिक्वायरमेंट 3 जो है वो सिर्फ यही है कि जितने भी सप्लीमेंटल वेरिएबल आया उनको भी पॉजिटिव रखना है, डिसीजन वेरिएबल भी पॉजिटिव रहेंगे। फिर एग्जाम्पल हमने की एक के 5 डिसीजन वेरिएबल है, 10 लेस कॉन्स्ट्रेंट है, 8 ग्रेटर कॉन्स्ट्रेंट है, 2 इक्वल कॉन्स्ट्रेंट है, तो कितने वेरिएबल बनेंगे हमने गो थ्रू किया और रिजल्ट आया हमारे पास के 33 वेरिएबल्स आ जाएंगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ वेरिएबल्स। फिर बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्या होते हैं, फिजिबल सोल्यूशन वो है जो तमाम के तमाम सेट
ऑफ n प्राइम वेरिएबल्स के लिए स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट और नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेंगे, वो फिजिबल सोल्यूशन आएगा। बेसिक सोल्यूशन क्या है कि जितने आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं उतने वेरिएबल्स, बेसिक वेरिएबल्स रखें, बाकियों को जीरो कर दें और बेसिक वेरिएबल्स के लिए सॉल्व कर लें, तो ये आपके पास एक बेसिक सोल्यूशन आ जाएगा। फिर बेसिक फीजिबल सोल्यूशन क्या था कि बेसिक फीजिबल सोल्यूशन वो है जो बेसिक सोल्यूशन भी है और नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स को भी सेटिस्फाई करता है। तो अल्टीमेटली इसने सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर लिया, इसलिए वो फीजिबल सोल्यूशन भी है और बेसिक सोल्यूशन भी है। और हमने कहा कि जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है एलपी प्रॉब्लम का वो बेसिक फीजिबल सोल्यूशन पे आता है। लिहाजा आप तमाम के तमाम बेसिक सोल्यूशंस निकाल लें जो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स को भी सेटिस्फाई करेंगे, तो वो बेसिक फीजिबल सोल्यूशन हो जाएंगे, उनमें से एक ऑप्टिमल सोल्यूशन भी होगा। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट देखेंगे कि ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना कैसे है। फिर हमने एग्जांपल 7 देखी जिसमें 5 कंस्ट्रेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ लेस देन हमने आइडेंटिफाई किया उनको। यहाँ पे ये देखें ए पार्ट में हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि इसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि ये 5 कंस्ट्रेंट्स किस टाइप के हैं, ग्रेटर देन टाइप आए, लेस, हमने सिर्फ रीजन देखना है। 1 के नीचे है रीजन तो लेस देन टाइप है, 1 के ऊपर है रीजन तो ग्रेटर देन टाइप है। इसी तरह मैंने लिखे हैं, देखें 1 को मैंने ग्रेटर देन कैसे लिखा कि ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन 1 थी, ठीक है, इसके राइट पे है, लिहाजा ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है। ये जो 5 नंबर कंस्ट्रेंट है इसके ऊपर है, लिहाजा ये भी ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है। बाकी 2 के, 3 के और 4 के लेफ्ट या नीचे है, तो लिहाजा ये लेस देन कंस्ट्रेंट आ गया। फिर उसने कहा कि कौन कौन से सप्लीमेंटल वेरिएबल आएंगे, तो वो भी हमने कंस्ट्रेंट वाइज लिख दिया। कंस्ट्रेंट 1 क्योंकि ग्रेटर था तो सरप्लस वेरिएबल आया, आर्टिफिशियल वेरिएबल आया। 2, 3, 4 जो है ये सिर्फ लेस देन कंस्ट्रेंट है तो सिर्फ स्लैक वेरिएबल्स आए। 5वां फिर ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है तो सरप्लस भी आया, आर्टिफिशियल भी आया। उसके बाद हमने बेसिक वेरिएबल्स बताए कितने हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल्स बताए कितने हैं। बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल एसोसिएटेड विद 1 कॉर्नर पॉइंट भी हमने बताया कैसे निकालने हैं। फिर एफ के साथ भी हमने देखा कि कैसे निकालने हैं। ठीक है, तो ये हमारी एग्जांपल भी हो गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, लेट्स रिव्यू टुडेज लेक्चर के वी कवर्ड सेक्शन 11.1 ऑफ सिंप्लेक्स प्रिलिमिनरीज। ठीक है, कि प्रिलिमिनरी क्या है सिंप्लेक्स मेथड की, वो हमने सारी डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो नाउ वी आर एबल टू गो टू सिंप्लेक्स मेथड एक्चुअली विच इज नेक्स्ट सेक्शन एंड आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो वी कवर्ड सेक्शन 11.1, इसमें क्या क्या पढ़ा हमने, प्रिलिमिनरीज पढ़ी, रिक्वायरमेंट्स पढ़ी सिंप्लेक्स मेथड की, जो 3 रिक्वायरमेंट्स याद रखनी है आपने। फिर हमने रिक्वायरमेंट 1 कैसे फुलफिल करनी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स के लिए, जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल के लिए, ये उसकी बात हो रही है। फिर हमने बेसिक फिजिबल सोल्यूशंस पढ़े कि बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्यों होता है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल इन सेक्शन 11.1। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट सेक्शन 11.2। I am not sure if I will be able to finish it, but it's a lengthy section. It covers all the possibilities of simplex method basically. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कहाँ तक जा सकते हैं। सिंप्लेक्स मेथड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए अलग से टैकल होता है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए अलग से होता है। तो हम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम से स्टार्ट लेंगे, सिंप्लेक्स मेथड फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, उसके लिए स्टार्ट लेंगे। उसमें भी 2 हैं, एक तमाम लेस देन कॉन्स्ट्रेंट्स के लिए अलग है, फिर मिक्स्ड कॉन्स्ट्रेंट्स के लिए अलग है। तो हम स्टार्ट करेंगे लेस देन कॉन्स्ट्रेंट्स के लिए और ट्राई करेंगे एटलीस्ट एक टॉपिक तो फिनिश कर लिया जाए नेक्स्ट सेक्शन में। तो दिस इज इट स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर, सेक्शन 11.1 सिंप्लेक्स प्रिलिमिनरीज। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट सेक्शन 11.2 सिंप्लेक्स मेथड फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम फॉर लेस देन कॉन्स्ट्रेंट्स। एंड दैट्स इट फॉर टुडे in Business Mathematics 2 of Lecture 3. Thank you very much and Allah Hafiz.